DRDO के सीनियर साइंटिस्ट ने भारत के साथ गद्दारी कर दी, भारत मां के साथ गद्दारी कर दी और पाकिस्तान को तमाम जानकारियां दी। यह प्रदीप कुरुलकर कोई ऐरा गैरा नहीं है। इसके बारे में मैं 3-4 दिन से आपको लगातार बता रहा हूं, क्योंकि गोदी मीडिया अपने बाप का पिछवाड़ा चाटने में बिजी है। इस वजह से उनका काम हमें ही करना पड़ रहा है। मेरे दोस्तों, ये दिमाग में बात आ नहीं रही थी कि आखिर प्रदीप कुरुलकर नाम का ये एक सीनियर वैज्ञानिक भारत से गद्दारी कैसे कर सकता है। इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ, इतना टैलेंटेड, जिसने भारत की ताकत को मजबूत किया हो, अचानक वो इतना बड़ा गद्दार साबित कैसे हो गया। जब जांच पड़ताल करी, जब रिसर्च करी, इसका इतिहास निकाला, तो पता चला कि इसकी बेचारे की गलती नहीं है, खून ही गंदा है। जी हाँ, जिस सोच का ये व्यक्ति है, उस सोच में गद्दारी कोई बड़ी चीज़ नहीं होती। जी हाँ, गद्दार सावरकर के आगे झुकने वाला ये गद्दार आपकी स्क्रीन पर खुद देखिए। DRDO के निदेशक और सावरकर भक्त प्रदीप कुरुलकर को STF ने देश से गद्दारी के आरोप में गिरफ्तार किया। अब ज़रा सोच लीजिए, अगर इसके नाम के पीछे हुसैन लगा होता तो क्या होता। कुरुलकर भारत की रक्षा से जुड़े संवेदनशील जानकारियों को पाकिस्तान की ISI से जुड़ी एक महिला को व्हाट्सएप ऑडियो और वीडियो कॉल पर दिया करता था और डॉक्यूमेंट्स में भी शेयर करता था। बहरहाल, इस बेचारे की गलती नहीं है। जिसका ये मानने वाला है, इसका बैकग्राउंड ही ख़राब है। सावरकर के आगे झुकने वाला, सावरकर की गुलामी करने वाला इस देश का गद्दारी होगा। सावरकर को गद्दार, सावरकर को वीर लगाकर जो वीर सावरकर कह रहे हैं, उनसे आप वफादारी की उम्मीद मत रखिएगा। चाहे वो इस देश का कितना भी बड़ा नेता हो, वो कुछ भी कर सकता है। अरे, जब भारत की सुरक्षा एजेंसी का एक बड़ा साइंटिस्ट जो हर तरह के हथियार बनाने में एक्सपर्ट है, जब वो भारत से गद्दारी कर सकता है क्योंकि वो गोडसे का पुजारी था, तो आज जितने भी ये गोडसे वाले हैं, इनसे आप वफादारी की उम्मीद मत करिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं रामराज की तरफ, और इस रामराज की शुरुआत मध्य प्रदेश से करेंगे, जिस प्रदेश का CM सिर्फ और सिर्फ खुलकर एक ही समुदाय के खिलाफ जहर उगलता है। दोस्तों, उस मध्य प्रदेश की खूबसूरत तस्वीर आपके सामने है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट, और ये वीडियो खुद दैनिक भास्कर की है। शिवपुरी से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है दोस्तों, जहां DJ बंद कराने के विवाद में एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना शहर के सिटी कोतवाली क्षेत्र की अब्दुल कलाम कॉलोनी की है दोस्तों, जहां BJP नेता विजेंद्र सिंह तोमर के कहने पर उसके बेटे ने 30 साल के मुकेश के सर में गोली मारकर उसको कत्ल कर दिया। मृतक मुकेश जो है, अपनी बेटी का जन्मदिन मना रहा था, जो 3 साल की हो गई थी। BJP नेता विजेंद्र सिंह तोमर ने DJ बंद करने को कहा, लेकिन DJ बंद न होने पर मारपीट हुई। फिर योगेंद्र लाइसेंस बंदूक से मुकेश के सर में गोली मारकर मुस्कुराता हुआ वापस आ गया, जिसके बाद पुलिस ने इस कांड के बाद बाप और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। और आप ये देख रहे हैं कि तमाम आतंकवादियों का, तमाम गुंडों का एक ही पार्टी से गहरा रिश्ता है। मारे जाने वाला बहुसंख्यक समाज से है, और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और बेटा हैं, वो भी बहुसंख्यक समाज। तो रामराज में हिंदू को भी कत्ल कर रहा है। अब दोस्तों, रामराज की ही एक और तस्वीर दिखाऊंगा, और इसी मध्य प्रदेश से। दोस्तों, अब मैं आपको भगवाधारियों का प्यार दिखाऊंगा, बहुसंख्यक समाज का प्यार दिखाऊंगा। काजुल नाम की 22 साल की लड़की से सागर जिले का पुष्पेंद्र दागी प्यार करता था और उसके घर से भगा ले गया। शादी की बात की तो प्रेमी ने छोटी जाति का बताकर शादी से इनकार कर दिया। वह उसे जंगल में ले गया। जब उसकी गर्लफ्रेंड ने, काजुल ने जिद की कि मेरी शादी आपसे होनी है और आप वादा करके लेके आए थे, आपको मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। मैं आपके भरोसे आई थी, मैंने अपना घर परिवार सब आपके लिए छोड़ा। इसके बाद हिंदूवादी पुष्पेंद्र दागी अपनी हिंदू समाज की छोटी जाति की लड़की जो समझ रहा था, उस काजल को पिकनिक बोलकर ले जाता है जंगल में,
और फिर रस्सी से उसका गला घोंटता है, उसको मारता है और फिर उसको आग लगा देता है और तब तक खड़ा रहता है जब तक उसकी बॉडी झुलस कर खाक नहीं हो जाती, कोयला नहीं हो जाती। इसके बाद ये वहाँ से फरार होता है। रिपोर्ट बहुत शॉर्ट में आपको बताई है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार करके ये जानकारी खुद मीडिया को दी है, लेकिन ये खबर आपको गोदी मीडिया या गोबर दर्शन या कोई वो पत्रकार जो अपने आप को, ये देखिए, ये सारे आतंकवादियों का चेहरा देख लीजिए, इनमें से कोई एक ऐसा आतंकवादी नहीं होगा जिसके पिछवाड़े में इतना दम हो कि ऐसी खबर आपको दिखाए। ये देश को जलाने के लिए, देश को तोड़ने के लिए और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को प्रमोट करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपको साबित करना चाहूँगा कि किस प्रकार से ये गोदी मीडिया का जो आतंक है लगातार बढ़ता जा रहा है और इन सब का गोदी मीडिया का जो बाप है वो गोबर दर्शन है। मणिपुर पूरी तरह से जल रहा है और मोदी जी की जबान मणिपुर पर हिल नहीं पा रही है। दोस्तों, आपको बता दूं कि मणिपुर में मैतेई, आदिवासी और एक दूसरा ग्रुप है, उसमें मुसलमान 4 से 5% है। मुसलमान की कोई वहाँ वैल्यू ही नहीं है, मुसलमान ना के बराबर वहाँ। अब वहाँ जो है आपस में भिड़ंत हो रही है रिजर्वेशन को लेकर, अपने राइट्स को लेकर, दो बहुसंख्यक समाज के ही बीच। एक कम्युनिटी क्रिश्चियंस की ज़्यादा है, तो देखा जाए तो ईसाई और बहुसंख्यक, ईसाई और हिंदुओं के बीच वहाँ झड़प चल रही है, वो भी उस मैटर पर जो मैटर अभी कोर्ट में है। ये एकदम सिंपल सी कहानी आपको बता रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, ये देखिए, गोबर दर्शन ने तुरंत इसमें एंगल क्या डाला, मणिपुर हिंदुओं को बचाओ, ईसाई आतंकवादियों पर कार्रवाई करो। ईसाई आतंकवादी, जी हाँ, जो इनका रोल है, 2 साल पहले से बोल रहा था कि जो ईसाई, अरे इसका तो लाइव एग्जाम्पल मैं हूँ। मेरी एक फ्रेंड, वो बेचारी बार बार ये बात बोलती थी, मेरे भाई के बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं और मेरा भाई तो भगवाधारियों से और हिंदू संगठनों से इन्फ्लुएंस है और वो तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताता है। और मेरा भाई भी, आज नाम लेके बता रहा हूँ, मेरी उस फ्रेंड का नाम ईशा है, वो कहती थी कि रज़ा भाई, वो जो मेरे भैया हैं ना, वो जब ऑफिस जाते हैं उनसे बातें सुन के आते हैं और ये बात बताते हैं, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, बिना सर पर की बातें। तो ईशा मुझसे कनेक्टेड थी, तो मैं उसको क्लियर कर देता था कि नहीं बहन, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, ये झूठ है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कई तरह की बातें होते होते मैंने उसको एक दिन बोला, मैंने कहा देख, एक दिन होगा क्या, ये जो नफ़रत के सौदागर हैं ना, ये नफ़रत के एडिक्ट हो चुके हैं। ऐसे लोग जो है, उनके सामने कोई भी आ जाए वो नफ़रत फेंकेंगे ही फेंकेंगे, नफ़रत से उनका काम चलता है और आने इस वाले समय में ये ईसाइयों को भी नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, अभी 2 साल पूरे नहीं हुए हैं ईसाइयों को ठीक वैसे ही ट्रीट किया जा रहा है, वैसे ही हमारे ईसाई भाइयों को जलील किया जा रहा है, मारा जा रहा है, उनके गिरजाघरों को तोड़ा जा रहा है। जैसा मुसलमानों के साथ रवैया है वैसा उनके साथ सलूक किया जा रहा है। बेचारी ईशा गलत फहमी की शिकार। और अब ये गोबर दर्शन ने तो ऐलान कर दिया, ईसाई आतंकवाद, इनके लिए खड़े होकर तालियां। और ईसाई भाइयों के लिए भी, जो ये कहते थे कि हमारे हिंदू भाई ऐसे नहीं हैं, हमारे संगी भाई ऐसे नहीं हैं, मुसलमानों से इनको बहुत दिक्कत है। इसके बाद दोस्तों 4 दिन तक लगातार ये जल रहा है मणिपुर पूरी तरह से। इसमें हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं मिला किसी भी तरह से। जहां सिर्फ 2 से 3% मुसलमान हो, वहां मुसलमानों की इतनी औकात और इतनी हिम्मत हो सकती है क्या कि ज़बरदस्ती, जब उनका कोई मैटर ही नहीं है तो जाके लड़ेंगे और भिड़ेंगे? ऐसा नहीं हो सकता, ये साफ जाहिर है और सोशल मीडिया के थ्रू भी ये बात क्लियर हो चुकी थी। लेकिन क्योंकि जब भारत का गृह मंत्री खुलकर मुसलमानों के खिलाफ रैलियों में जहर उगल रहा है और भारत के प्रधानमंत्री मुसलमानों के खिलाफ बनाई गई एक प्रोपेगेंडा, फर्जी और झूठी फिल्म द केरला स्टोरी को प्रमोट कर रहे हैं, तो अब बचा ही क्या, फिर तो कोई कुछ भी बोलेगा। तो फिर यहाँ से शुरू होता है गोदी मीडिया के आतंकवाद का खेल। दोस्तों, गोदी मीडिया के आतंक का
ये रूप आप देखिए। तुरंत जो है जी न्यूज़ ने लिखा, मणिपुर में रोहिंग्या मुसलमानों ने फैलाई हिंसा, एक्शन शुरू। दोस्तों, अब नहीं बच पाएंगे हिंसा करने वाले रोहिंग्या मुस्लिम। अब पहले वाला अगर आपको बैनर दिखाऊं और जो 3 हमने मार्क किए हुए हैं, जरा इनको देखिए। ये थंबनेल में मुसलमानों की वीडियो दंगे की, दिल्ली दंगे और दूसरे तमाम जगह पर, जहां कानपुर, उत्तर प्रदेश, कई जगह पर हिंदू मुसलमान के बीच जब पथराव हुआ था, टकराव हुआ था, तो वो वाली फोटो निकालकर थंबनेल पर लगाकर ये दिखाया गया है कि रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमानों ने मणिपुर में दंगा फैलाया है। लेकिन दोस्तों, मणिपुर के बहुसंख्यक समाज के मैतेई हों या दूसरे समाज के ईसाई हों, वो ठोक ठोक कर सोशल मीडिया पे क्लियर कर रहे हैं कि हमारा मैटर इनसे तो है ही नहीं, अरे मुद्दा तो दूसरा चल रहा है। लेकिन हिंदू मुसलमान देखने के शौकीन और मुसलमानों के खून के प्यासे, जिन्हें पता है कि इसमें मुसलमान का रोल नहीं है, लेकिन उनको मुसलमानों को काटने का बहाना चाहिए। मुसलमानों को सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए, अपने बचाव में क्या कर सकता है अपने दिमाग में वो रखना चाहिए। अपनी बहन, बेटियों और परिवार को बचाने के लिए वो क्या कर सकता है जब उसके घर पर अटैक अचानक से आतंकवादियों का हो, ये सोचना चाहिए। और इस बारे में कानून क्या कहता है, इसको भी पढ़ना चाहिए। कानून हमें अपने बचाव का पूरा अधिकार देता है, जान बचाना वाजिब है। यही कुरान में है, यही इस्लाम में है, जान बचाना वाजिब है। यही हमारा कानून भी कहता है कि जान पर आए तो जान बचाना ज़रूरी है। दोस्तों, अब मैं आपको मणिपुर की वो तस्वीर दिखाने वाला हूं जो आपसे छुपाई जा रही हैं, और गोदी मीडिया की इतनी औकात नहीं है कि ये तस्वीर आपको दिखाए। मणिपुर में देखिए किस तरह से चर्च में आग लगाई गई है। मणिपुर में ऐसा ही हाल हिंदू समाज के लोगों का भी है। मणिपुरी महिला जब अपने मकान को छोड़ने पर मजबूर हुई तो अपने भगवान की मूर्ति के आगे ज़ारो कतार रोकर अपने आप को और अपने घर को बचाने की प्रार्थना करती हुई नजर आ रही है, जो तस्वीर दिलों को दुखा देने वाली है। लेकिन मजाल है प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली रुक जाए, मजाल है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह से कोई बात निकल जाए। नहीं दोस्तों, अब जब तक हिंदू मुसलमान एंगल इसमें फिक्स नहीं कर दिया जाता, मोदी जी इस पर खामोशी रहेंगे। मोदी जी के चुनाव में कितनी भी भीड़ दिखाई जाए, सब वो एडिटेड और डिज़ाइन किया गया, प्री प्लान्ड है। ऐसी अब खुद वीडियो सामने आ रही है जिसे ANI ने पोस्ट करके डिलीट कर दिया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह बोलते हुए नजर आ रहे हैं, लोग तो है ही नहीं, बाइक ही बाइक है। ध्यान से एक एक जुमलों को अमित शाह के सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो को ANI ने बाद में डिलीट कर दिया। ठीक ऐसे ही हमने पिछले चुनाव में देखा कि मोदी बहुत चाहने वाले हैं एम्बुलेंस वालों को। एम्बुलेंस को, एक ख़ास एम्बुलेंस को वो हमेशा से रास्ता देते हैं, लेकिन इस बार कर्नाटक के चुनाव में वो मोदी जी की सेटिंग वाली एम्बुलेंस नहीं आई, उसकी जगह असली एम्बुलेंस आ गई। उसको रास्ता नहीं दिया गया और एम्बुलेंस के अंदर पेशेंट तड़पता रहा।
डरपोकों को हमेशा डर लगता है, चाहे देश का वो प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे वो देश का राजा बन जाए, चाहे वो दुनिया का सबसे शक्तिमान आदमी बन जाए, लेकिन डरपोक अगर होगा तो डरेगा, चाहे दुनिया की सारी ताकत उसके पास आ जाए। अब राहुल गांधी को कहीं का नहीं छोड़ा, उनके सर से उनकी छत भी छीन ली गई। इसके बावजूद राहुल गांधी इतना मजबूत है कि इनकी नींद उड़ी हुई है। राहुल गांधी डीयू के दौरे पर गए और छात्रों से मुलाकात करी, और वो मोदी जी अपने मन की बात सुनाते हैं, लेकिन राहुल गांधी का स्टाइल थोड़ा सा अलग है, जो जनता को ज़्यादा पसंद आता है कि सिर्फ राहुल गांधी की आवाज़ पटर पटर नहीं आती है, हम भी बोल सकते हैं, हम भी मन की बात कर सकते हैं। तो डीयू में जब वो दौरे पर गए तो एक वीडियो सामने आई जिसमें महिला हैं और वो अपने आप को डीयू के उस कॉलेज का प्रशासनिक महिला बता रही हैं कि वो प्रशासन की तरफ से हैं, और उनको अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने कहा कि हमने राहुल गांधी से कहा कि इसको कॉलेज को आप राजनीतिक अड्डा मत बनाइए। पहले उन महिला का बयान सुनाते हैं आपको, फिर उसके बाद एकदम से ऐसे जलील कर देंगे इनको। Yesterday around, I think around 1:10 to 1:15, somewhere in between, I got a message that Rahul Gandhi has come to PG Men's Hostel, and I rushed because I live in the university only, so I was there in another 2.5 minutes only. And there was when I entered the hostel, there was a whole mob of students. Around 100 to 150 students were there, and with great difficulty, even I could enter into the mess. People don't recognize, because they were not students there. They were outsiders. They couldn't recognize that I was the proctor. So I went in there, he was sitting in the mess, and he was having food also, and he was surrounded by a group of students who were outsiders. Because we recognize our students, the mess RT was there and provost etc. were there, and they could not recognize they were not regular students. They were all NSUI, some office bearers or something, and it was all a stage managed kind of a thing. You could make out it is stage managed because there were 2-3 girls who were giving him cues also, that now you have to speak, 5 minutes left, one more question, all those kinds of things. It was not an impromptu thing. So if it was planned, they should have informed the university, they should have taken permission from the university, or at least, he's a person of national importance, he has Z plus security, at least the area SHO should have known. So it's a major security breach also, and it's a major security concern for him also and for the students also. What if, God forbid, something happened? Then it would have been a very difficult situation. आइए अब इनको ऐसे पलटते हैं, मेरे साथ मिलकर बोलेंगे सब, अब्बा डब्बा चब्बा। ये देखिए प्रोफेसर रजनी अब भी यकीन न करना इन पर कभी। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, अरे जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी के एक दिग्गज नेता दारू पी के नाचे बेबी जमक 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 चमक, उनके साथ इनकी बेहतरीन तस्वीर। और ये देखिए, हाय 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 क्या बात है, प्रोफाइल देखिए इनका। बीजेपी की दिल्ली एमएलए कैंडिडेट रह चुकी हैं भाई साहब तिमारपुर से। और ये देखिए पूरा भारतीय जनता पार्टी का गले में पट्टा पहन के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम भी कर चुकी हैं। और ये जो है प्रशासन की महिला के नाते जो है राहुल गांधी का विरोध कर रही हैं। तो विरोध करना तो बनता है दीदी, क्योंकि तुम तो पट्टा भारतीय जनता पार्टी का पहने हो। कर्नाटक के इन चुनाव में ये भी अब सामने आ गया है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने साहेब के ऊपर, जी हाँ बड़े साहेब के ऊपर फूल फेंकवाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है। कई तरह के फूल होते हैं और उनको फेंकने के लिए हजारों दिहाड़ी मजदूरों को लगाया जाता है। बच्चों को, बूढ़ों को, जो मजदूर होते हैं उनको बुलाया जाता है। हजारों लाखों की तादाद में फूल बरसाने वाले लोग अलग होते हैं, जो मोदी जी की गाड़ी के साथ साथ लेफ्ट एंड राइट चलते हैं और उनके ऊपर फूल बरसाते हैं। फिर जिन तस्वीरों को आप सोशल मीडिया पर और गोदी मीडिया के बड़े बड़े चैनलों पर देखते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से आंख बंद करके बैठा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी से निकाला गया जहरीला सांप टी राजा, जिसके जहर की वजह से देश में कई जगह आग लगी, जिस पर सैकड़ों केस दायर हैं
और बेल इस बिना पर, इस शर्त पर मिली है कि वो किसी रैली में नहीं जाएगा, किसी राजनीतिक रैली में नहीं जाएगा और कोई भी बयानबाजी नहीं करेगा, स्पीच नहीं देगा। इन शर्तों पर इसको बेल मिली हुई है। लेकिन कर्नाटक में चुनाव के रैलियों के दौरान भारतीय जनता पार्टी के लिए ये हिंदूवादी बातें कहता हुआ और हिंदुओं को भड़काता हुआ, बेवकूफ़ बनाता हुआ, हिंदू मुसलमान के बीच, ईसाइयों के बीच नफरत का कुआं खोदता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन गूंगा बना हुआ है और माननीय सुप्रीम कोर्ट तो ऐसा लग रहा है कि वो उल्टा टी राजा और ऐसे गुंडों से डर रहा है। अगर कांग्रेस आएगी तो यही कांग्रेस कर्नाटक में पीएफआई को खुली छूट देगी। पीएफआई को खुली छूट माने ना हिंदू सुरक्षित रहेगा, कोई सुरक्षित नहीं रहेगा, गौ माता का खुलेआम कत्ल होगा, लव जिहाद होगा, लैंड जिहाद होगा। अगर ये पीएफआई फिर से कर्नाटक में अगर सक्रिय हो गई, अगर कांग्रेस यहां पर आ गई, तो समझो जो भी हिंदुत्व का कार्य करेगा, जो अपने आप को हिंदू कहेगा, समझो वो रिस्क में रहेगा, बहुत बड़े रिस्क में रहेगा। कांग्रेस को वोट देने वालों, एक बार विचार करना कि ये कांग्रेस किसी के सगे नहीं है। अब की जो कांग्रेसी है ये विदेशी कांग्रेस। दोस्तों, संघी जानवर चीखते ये हैं कि मुसलमान लड़कियों को हिंदुओं से शादी कर लेनी चाहिए, यहां सुकून मिलता है। मुसलमानों में बाप बेटी का बलात्कार कर देता है, भाई अपनी बहन को गंदे नजर से देखता है। इन तमाम चीज़ों को आप सुन सुनकर थक चुके होंगे, लेकिन आप ये बात आज गांठ मार कर रख लें, दिमाग में सील कर ले बात को, कि जो ये संघी बोलते हैं असल में उनके घर में वही होता है। अरे मुसलमान लड़कियों को जो तुम कह रहे हो कि हिंदुओं से शादी करना, तो मैं तो कह रहा हूँ वो तो छोड़ दो, वो तो बहुत दूर की बात है। अरे इस पूरे दुनिया की लड़कियों से, और ख़ासकर मैं सारी दुनिया की लड़कियों से, हर समाज की लड़की से, हर धर्म की लड़की से कह रहा हूँ, कुछ भी कर लेना, संघियों के घर बेटी बन के भी मत जाना। क्योंकि सूरत की खबर बता रहा हूँ, गुजरात के सूरत की, गोद लिया छोटी सी बच्ची को, और वो बड़ी जब हुई, जब 13 साल की हुई, गोद किसने लिया? हिंदू समाज के एक परिवार ने गोद लिया। वो जो लड़की थी अब वो 13 साल की है, वो भी हिंदू, उसको गोद लिया। गोद लेने के बाद उसका जो सौतेला बाप था वो उसके साथ बलात्कार कर रहा था। वत्सल्या मेहता नाम है उसका। इतना ही नहीं, जब पत्नी ने, यानी जो बलात्कार कर रहा था, उसकी पत्नी ने कहा कि ये 13-14 साल की बेटी है हमारे, हमने इसको गोद लिया है, तुम इसका बलात्कार कर रहे हो, और इसको हमने 6 महीने पहले, 7 महीने पहले गोद लिया है। भाई वो माना नहीं। आपको बता दूं कि बाप बलात्कार करता था और बाप का भाई, जी हाँ, बलात्कार करता था, और बाप का बेटा भी। तवज्जो है, समझ में आ रही है? जिसने गोद लिया, वत्सल्या मेहता, बीवी के होते हुए वो 14 साल की लड़की के साथ रहा था, बलात्कार कर रहा था, और वत्सल्या मेहता का भाई भी बलात्कार कर रहा था। वत्सल्या मेहता के बेटे भी, लौंडे भी जो थे, बलात्कार कर रहे थे 13 से 14 साल की लड़की का। जब वत्सल्या मेहता की ममता, उसके अंदर की मरी हुई औरत जब 1.5 साल बाद जागी, तब जाकर उसने कंप्लेंट करी, तब जाकर एफआईआर हुई, तब जाकर गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने वत्सल्या मेहता, उसके भाई और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। और कहा यह जाता है कि इस्लाम गंदा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मोहम्मद ने 7 साल की बेटी से शादी करी थी। अबे तुम क्या कर रहे हो आज के ज़माने में? सुअर, तुम क्या कर रहे हो? अपनी नस्ल देखो, औकात देखो। तुम कंपेयर करोगे इस्लाम से? लानत है तुम पर। रामराज चल रहा है भाई साहब, और मध्य प्रदेश में तो जबरदस्त रामराज है। क्योंकि जब मोदी सरकार ने और खुद मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले पर भाषणगिरी करते हुए पीछे से बलात्कारियों को रिहा किया था, बिल्किस बानो को, तालियां बजाई थी देश के बहुसंख्यक समाज के लोगों ने। वाह, बहुत बढ़िया काम किया, मुल्लों का बलात्कार करना तो जरूरी है, इससे भगवान खुश होंगे।
ये एक धारणा बना दी गई है कि जब तक मुसलमान पर तुम जुल्म नहीं करोगे, जब तक मुसलमान बेटी और बेटों को परेशान नहीं करोगे, जब तक तुम ईसाइयों को मारोगे नहीं, जब तक दलितों को काटोगे नहीं, तब तक नहीं तुम हिंदू हो ही नहीं। मध्य प्रदेश में लैंड डिस्प्यूट था, जमीनी विवाद था। गुर्जर समाज के, हिंदू समाज के, बहुसंख्यक समाज के भाई साहब, कई सारे मर्द ने हथियार के साथ दलित परिवार के घर में घुसपैठ करी, बाप को मारा, मां को मारा, कजन को मारा और 26 साल की लड़की का बलात्कार किया 5 नामर्दों ने मिलकर बंदूक की नोक पर। सबक सिखाने के लिए हम सबक सिखाएंगे। ऐसे सबक कौन सिखाता है? ये तुम्हारी जात है। अब सुनिए दोस्तों, ये खबर आपके सामने मैं रख रहा हूं, वरना जितने गोदी मीडिया के सुअर हैं, ये सब के सब मुंह में भारतीय जनता पार्टी का कीचड़ जमाए बैठे हैं। इनकी औकात नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठन ने इन कुत्तों की पूंछ पर पैर रखा हुआ है। जैसे ही ये कोई हक बात बोलेंगे वो रगड़ देंगे पकड़ के। इसलिए गोदी मीडिया का कोई भी एंकर, चाहे महिला हो पुरुष हो, वो पत्रकार, उनकी औकात नहीं है कि ये दिखा सके। अब वो लड़की दलित समाज की जिसके साथ गैंगरेप हुआ, सुनिए उसकी बात और कहिए रामराज जिंदाबाद। जमीन है जिसमें उन्हें कब्जा कर रखा है। 4 बीघे जमीन है जिसका पट्टा पट्टी सब हमारे पास है। किन लोगों ने कब्जा किया हुआ है? गुर्जर, अरविंद गुर्जर और उसके परिवार वालों ने। कब का मामला है, कब विवाद हुआ? सर ये ना 2 महीने पहले का मामला है। 2-3 महीने पहले का। तो मेरे पिताजी को मारा था उन्होंने, मतलब घर आकर। कब मारा था? 2-3 महीने पहले। तो उसकी हमने कंप्लेन करी थी। तो आज 4 तारीख को उसकी जमानत होना था। तो खरमस थाने से हमारे पास फोन आया कि अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो, तुम्हें डरा धमका ले या कुछ गाली गलौज कर ले, तुम आपत्ति उठा सकते हो। तो वो हमें आए दिन टॉर्चर करता। मुझे मैं भोपाल पढ़ती सर, उसकी वजह से मैं पढ़ने भी नहीं जा पा रही। जहाँ भी जाती हूँ मेरा पीछा करता, गंदे गंदे कमेंट्स करता। तो मैं अपने परिवार के साथ ही रहती हूँ। कल उसकी जमानत थी तो हमने आपत्ति उठाई, तो उसकी जमानत शॉर्ट ऑर्डर पे हो गई। तो उसको लगा कि अब मैं जेल जाऊंगा। तो फिर वो हमारे पीछे राजीनामे के लिए भटकता रहा कि बोले राजीनामा कर लो। कि भैया तुमने हमारे साथ इतनी घटना के लिए हम राजीनामा क्यों करें? कि ठीक है तू जाएगी तो गाँव पे बन ले, तो जितनी बड़ी वकील बन रही बन ले, गाँव पे जाएंगे ना। तो ऐसा कह के वो चला गया राजगढ़ से। फिर हम जब घर गए तो हमें तो कुछ पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। हम तो बढ़िया खाना पीना बना रहे थे। तो फिर वो 8 लोग आए अचानक से। क्यों रे छोटी आ गई तू? कल रात की घटना है, कल रात हमला क्या? कितने लोगों को चोट आई है? सर 4 लोगों को चोट आई है। किन हथियारों से उन्होंने हमला किया? सर जो सर का जो बेल्ट होता ना सर, उनसे लट थे उनके पास। सर उसके पास रिवॉल्वर भी थे। और फिर पहले तो मेरे माता पिता को उन्होंने इतना मारा, मेरे भाई को इतना मारा, ये लोग बेहोश हो गए। फिर मैं चिल्ला के अंदर मेरा फोन चार्ज लग रहा था, तो मैं फोन चार्ज लेके मैंने फोन लगाऊं पुलिस के पास में। जैसे अंदर 4 लड़के मेरे साथ रूम में घुसे। फिर सर उन्होंने मेरे साथ इतना गलत किया सर, बारी बारी से मेरे साथ रेप किया उन्होंने। खैर मामला दर्ज है, आईपीसी के तहत मामला दर्ज है और अब दलित परिवार पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए। खैर दोस्तों, मुझे तो रामराज दिखाना था आपको। रामराज की झांकियां मैं आपको इसी तरह से दिखाता रहूंगा। उधर द केरला स्टोरी इस देश की सबसे बड़ी प्रोपेगेंडा फिल्म साबित हो चुकी है। रिलीज होते ही केरला हाईकोर्ट में इस फिल्म के बनाने वालों ने साफ कहा कि 32,000 नहीं 3 लड़कियों की ये कहानी है। यानी मोदी जी का वो जो डायलॉग था, झूठ बोलो बार बार झूठ बोलो, जब भी मुंह खोलो झूठ बोलो, वो इन्होंने सीरियस ले लिया और व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर पूरी फिल्म बना डाली। अब इसके बाद जो बेचारे व्हाट्सएप पर ही जिंदा रहते हैं, उनको ये फिल्म हिट लग रही थी, लेकिन हकीकत कुछ और हुई। ये पूरी फिल्म प्रोपेगेंडा साबित हुई। अब 32,000 की बात करने वाले तुरंत 32,000 से 3 पर आ गए। लेकिन एनसीआरबी की रिपोर्ट जो सरकारी है, इसी भारत सरकार की ही रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मुताबिक 32,000 नहीं, 33,000, 34,000, 35,000 नहीं, 40,000 लड़कियां मोदी जी के प्रदेश
गुजरात से गायब हो चुकी हैं सिर्फ 5 साल में। सोचिए, पिछले 5 साल में जब से मोदी सरकार है तब से अब तक 14 से सरकार है ना, देश तो आजाद 14 से हुआ है बकौल कंगना रंडावत के। अब आप ये अखबार की कटिंग देखिए, और 40,000 वुमेन हैव गॉन मिसिंग इन गुजरात इन 5 years सेज NCRB डेटा। गुजरात की 40,000 बेटियां कहां गई? भारतीय मिनिस्ट्री को, होम मिनिस्ट्री को, अमित शाह को, मोदी जी को कोई खबर नहीं है। और 32,000 फर्जी आंकड़ा बताकर, उनका कन्वर्सेशन बताकर पूरे हवा हवा में फिल्म बना दी जाती है। और वो फिल्म इसलिए पसंद की जा रही है क्योंकि उसमें मुसलमान को आतंकवादी और इस्लाम को गलत दिखाया गया है। और यहां उनके ही बाप की सरकार, उन्हीं के बाप के स्टेट में उन्हीं की 40,000 बहन बेटियां गायब हुई हैं पिछले 5 साल में। इसमें हलक में गधे का कुछ फंस गया है, लग रहा है, बोला नहीं जा रहा। हलक में कुछ फंस गया तो बाहर निकाल लो, खखार लो। इस पे है किसी गोदी मीडिया की औकात? कोई जो बड़े बड़े वो शुभांकर, श्वेता, अंजना, ओम कश्यप, तिहाड़ी, ये जितने भी आतंकवादी हैं, पत्रकार अपने आप को जो कहते हैं, पत्रकार कम और अपने मुंह से जहर की गोलियां और जहर के बम चलाने वाले ये जितने भी आतंकवादी हैं, इनके बाप में भी दम नहीं है कि ये खबर चला कर दिखाएं और सवाल करके दिखाएं। क्योंकि मैंने कहा है ना, इनकी पूंछ पर भारतीय जनता पार्टी ने पैर रखा है। जरा सा अगर ये भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर देंगे, वो रगड़ देंगे पैर। और ये दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दलदल है कि जो इसमें चला गया वो अपने सगे माँ बाप का भी नहीं होता। अरे बबीता फोगाट वो औरत जिसका परिवार और जिसके पहलवान साथी जंतर मंतर पर लाठियां खा रहे हैं, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, धूप चिलचिलाती धूप में बैठे हुए हैं और उनकी इज्जत दांव पे लगी हुई है। यह देखिए क्या ट्वीट कर रही है बबीता फोगाट। केरला स्टोरी, केरल के मंगलौर के हजारों हिंदू और ईसाई युवतियों को लापता होने की कहानी भर नहीं, वास्तव में यह आतंकवाद व जिहाद का वह विभिन्न चित्र है जिसे सभी को देखना चाहिए। सेव हिंदू, #हिंदू अंडर अटैक, और 3 इन्होंने स्पेशल नाम को मेंशन किया है, अदा शर्मा, नरेंद्र मोदी और PM मोदी। तीनों अकाउंट को इन्होंने मेंशन किया है। और ये बात हकीकत है कि ये पेड प्रमोशन है, पैसा लेकर ये काम कर रही हैं, या फिर इनके अकाउंट को भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर की तरफ से कोई इस्तेमाल कर रहा है और इन्होंने उनको परमिशन दी हुई है। अरे जो अपनी बहन के लिए 2 शब्द, अपनी सगी बहन और अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए, खिलाड़ी समाज के लिए 2 जुमला नहीं बोल पा रही है, वो एक प्रोपेगेंडा, एक जहरीली फिल्म का प्रमोशन कर रही है। ये है बबीता फोगाट। क्योंकि मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, कभी सूटकेस की बात की जाती है कि सूटकेस में जाओगी अगर मुसलमान से प्यार करोगी, हिंदू समाज में शादी करो, मुसलमान लड़कियों को हिंदुओं में आना चाहिए। ये सब एक खास सुअरों का झुंड लगातार बोल रहा है, लेकिन इन सुअरों के झुंड में ऐसी तस्वीरें और ऐसी बातें हैं कि आप घिनिया जाएंगे। मेरे दोस्तों, लखनऊ में बुआ के घर रहने वाली 25 से 26 साल की लड़की का उसके ही जीजा ने 7 साल तक इतनी बार बलात्कार किया कि वो 3 बार प्रेग्नेंट हुई और बुआ ने पूरा साथ दिया। जब पहली बार बलात्कार हुआ तो बुआ से जब शिकायत करी उस लड़की ने कि जीजा ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है, तो बुआ ने कहा कि जीजा साली में ये चलता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बढ़िया भाई, जीजा साली में चलता है। भाई हम तो सोचे सिर्फ मजाक चलता है, लेकिन भाई ये हिंदू समाज में ये सब चलता है, हमें पता नहीं था। चलो भाई, सनातन अच्छी बात है, ठीक है। ये देखिए दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, मैं अपने मन से एक भी बात नहीं बोल रहा हूँ। जीजा और साली में ये चलता है, बुआ ने कहा। स्पेशल रिपोर्ट है, इसकी वीडियो भी मौजूद है। जो लड़की इंटरव्यू दे रही है, तुम्हारी औकात नहीं है कुछ रजाग्राफी पर उंगली उठाने की, क्योंकि तुम्हारे यहां ये हो रहा है। रामराज, देखिए रामराज। दोस्तों, कहानी ये है शॉर्ट में कि लड़की की मां 4 साल की जब लड़की थी तो मर गई।
तो लड़की के पिता ने दूसरी शादी कर ली और किसी मामले की वजह से बाप को जेल हो गई। अब बिटिया अकेली हो गई तो बिटिया को बुआ अपने घर ले आई। बुआ तो भाई बुआ होती है, लेकिन कहानी ये हुई कि जीजा बलात्कार करने लगा। और इतना ही नहीं, भाई बुआ का बेटा भी गलत जगह लड़की को छूने लगा, बहन को छूने लगा और गंदी बातें करने लगा। पिछले 7 साल में सैकड़ों मर्तबा बलात्कार किया, जिसमें 3 बार लड़की प्रेग्नेंट हुई। और जब बुआ को बोलती थी तो बुआ कहती थी कि ये दवा खा लो, पेट दर्द इससे ठीक हो जाएगा। तो प्रेगनेंसी में जो दर्द उठता था वो उसको पेट का दर्द समझती थी और वो उनको प्रेगनेंसी की दवा खिलाती थी बुआ, जिससे गर्भपात हो जाता था। ये सब होता रहा, लड़की परेशान होती रही और उसके साथ बलात्कार होता रहा। बुआ उसका साथ नहीं दे रही थी, जीजा का साथ दे रही थी। हत्ता कि हाल ये हुआ कि जीजा पर जब खुद वो सवाल करने लगी तो जीजा उसको ले जाकर उससे मंदिर में शादी करता है। शादीशुदा हिंदू व्यक्ति जीजा शादी करता है, लेकिन उसको अपने घर ले जाने के बजाय उसको बुआ के पास ही रखता है। समझ रहे हैं आप? और इसके बाद जब उसका बाप, लड़की का बाप, जब खून के आंसू रोते रोते थक चुकी और लड़की के बाप को जब रिहाई मिली, वो बाहर आए, तब उसने अपने बाप को सारी बात बताई। तो बूढ़े बाप ने जाकर थाने में FIR लिखाई, तब जाकर जीजा को गिरफ्तार किया गया। लेकिन 1.5 महीने बाद वो बेल पर बाहर भी आ गया। चंद बातें, ये तो रिपोर्ट आपने देख ली, चंद बातें उस महिला, उस बेचारी और दुखियारी के मुंह से भी सुनिए और ये समझिए कि जिस मुस्लिम समाज को गरियाया जा रहा है तो ज़रा इधर भी देख लिया जाए। जो मेरी ही बुआ है, मुझे विश्वास भी नहीं होता कि कोई बुआ ऐसे भी कर सकती थी। मैं बुआ मतलब कि सोचती थी कि मेरी मम्मी नहीं है, चलो बुआ ही है, कर रही है। लेकिन बुआ को सारी चीज़ें, सब कुछ शुरू से ले करके सब कुछ बुआ को बताया था मैंने, और बुआ को पता था। लेकिन बुआ तब भी कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं किया दीदी, मैंने बहुत कोशिश किया इस सब से बाहर निकलने की, लेकिन मेरा कोई साथ देने वाला नहीं था, मम्मी भी नहीं थी। और ये लोग मुझे मतलब कि यही कहते थे कि तुमको बदनाम कर देंगे, तुम्हारा वैसे तुम लोगों का कहीं शादी ब्याह नहीं होगा, तुम्हारा बाप अपराधी है, ये है वो। तो उसी की वजह से मेरा मुंह बंद कराए रहते थे। मैंने बहुत कोशिश की, जब नहीं कुछ कर पाते थे हम सोचते थे लाओ मर ही जाए। मैंने 3 बार सुसाइड करने की कोशिश किया था, 3 4 बार सुसाइड करने की कोशिश। समझ आई बात भाई साहब? ये है सच्चाई अंदर की। एक बार फिर से टनाटन हो गया। मेरे दोस्तों, अब आपको बताऊं केरला स्टोरी की बात। द केरला स्टोरी पूरी तरह से नंगी हो गई और उसके बनाने वाले जलील हो गए। वो बेचारे हिंदूवादी संगठनों में खुश हो रहे हैं कि हाँ हमारी तो हिट हो गई, हमारी तो हिट हो गई। अच्छा, और कहा क्या गया कि 32,000 लड़कियों को हिंदू से मुसलमान बना दिया गया। लेकिन मीडिया में और केरल की रिपोर्ट में खबर क्या है पता है? अब ये खबर की रिपोर्ट लगा रहा हूँ आपके सामने, खबर ही आपके सामने लगा रहा हूँ, वो भी गोदी मीडिया का अखबार है, इंडियन एक्सप्रेस। 47% हिंदुइज्म बढ़ा है कन्वर्जन के बाद केरला में। केरला में उल्टा हुआ है, मुसलमान लड़कियां, ईसाई लड़कियां, 47% जो दूसरे समाज के लोग हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया है हिंदुइज्म, यानी हिंदुइज्म बढ़ा है। लेकिन यहाँ झूठ दिखाया गया, झूठ समझाया गया। अब ये बात तो साफ हो गई थी, ये फर्जी फिल्म है। इसके बाद तमिलनाडु की सरकार ने बड़ा फैसला लिया और सही फैसला लिया। द केरला स्टोरी फिल्म तमिलनाडु में नहीं दिखाई जाएगी। कानून व्यवस्था को दिखाते हुए मल्टीप्लेक्स संगठनों ने फैसला ले लिया। केरल में भी रोक लग चुकी है। जी हाँ, केरल में भी रोक लगी है और बताया जा रहा है कि तमिलनाडु में भी बैन कर दी गई है फिल्म। मध्य प्रदेश सरकार ने, जहां भारतीय जनता पार्टी की नफरतिया झुंड है, वहां इसको टैक्स फ्री किया गया है। लेकिन आप देखिए, और मेरी अपील गल्फ देशों से है कि आप इस प्रोपेगेंडा फिल्म को पूरी तरह से बैन कीजिए और इसके अंदर काम करने वाले कलाकारों के खिलाफ आप जो है नोटिस जारी कर दीजिए कि ये किसी भी अरब देश, किसी भी मुस्लिम देश एंटर ही ना कर सकें। और आपके देश में रहकर इस प्रोपेगेंडा वाली फिल्म को अगर कोई शेयर और प्रमोट कर रहा हो तो उसको सीधा वहां से बैकपैक करके यहाँ वापस भेजिए, यहाँ गोबर खाए, मूत पिए और रैलियों में मोदी जी के जाकर शामिल हो। दोस्तों, बहुत सारी खबरें आपके सामने रख चुका हूं
और ये आप नेशनल प्राइम टाइम देख रहे थे। इसके अंदर चुन चुन कर वही खबर आपको बताई जाती है जो खबर आपको दिखाई नहीं जाती। दोस्तों, आपको कई बार बता चुका हूं कि हमारे नेशनल प्राइम टाइम को कई तरह से गायब कर दिया जाता है, उड़ा दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है और इसका हमें कोई रेवेन्यू नहीं मिलता है। इस वजह से हमारी टीम को समर्थन देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आप इस UPI का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी दुआओं में हमें याद ज़रूर रखिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।